My dear students, let me allow to put before you to discuss a very important and significant issue of your GS paper having concern with several subjects such as economics, administration, polity, economics and history. The term is decentralization. The term is decentralization. As you know that decentralization stands for विकेंद्रीकरण. विकेंद्रीकरण. अभी विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? तो मौलिक रूप से डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण का मतलब समझने के लिए हमें अपने गवर्नमेंट के पॉलिटिकल सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझना होगा. तो मौलिक रूप से हमारे पास जो सर्वोत्तम शासन निकाय है, जो एपेक्स बॉडी ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार. और दूसरे स्तर पर जो सरकार है वो है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार. और तीसरे स्तर पर जो सरकार है वो है लोकल गवर्नमेंट. अब इस लोकल गवर्नमेंट वाले सिस्टम को ही डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या डेमोक्रेटिक सिस्टम में डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट. अभी जो लोकल गवर्नमेंट है वो टू टाइप्स के होंगे. अर्बन अरेंजमेंट अलग तरह का होगा और रूरल अरेंजमेंट अलग तरह का होगा. तो ये जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है, क्रोनोलॉजी है शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का, इसे हम थर्ड टायर, तीसरे स्तर की सरकार मानते हैं. और इन्हीं पंचायती और शहरी निकायों की व्यवस्था को हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि लोकल गवर्नमेंट को जब हम इस्टेब्लिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो बहुत सारे यूनिट्स, लाखों निकाय हमारे बीच काम कर रहे हैं. नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के रूप में और ग्राम पंचायत के रूप में. तो जो डिसीजन मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, उसने अपना डिसीजन मेकिंग पावर शेयर किया किससे? स्टेट गवर्नमेंट से. और तब एक सिस्टम डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम. तो डेमोक्रेसी का जो द बेस्ट फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है, वो है फेडरल सिस्टम. और फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि एपेक्स इंस्टीट्यूट जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का बंटवारा होता है, रिसोर्स का बंटवारा होता है. और इस तरह से दोनों के कॉमन एग्जिस्टेंस वाली जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट होती है उसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं. लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर शेयर करे, किसके साथ? स्थानीय सरकारों के साथ, ग्राम पंचायत के साथ और म्यूनिसिपैलिटीज के साथ, तो इसे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. क्योंकि यहां वाकई पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है. डिसीजन मेकिंग पावर, रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करें ताकि हमारे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को काउंटर करने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले. तो इसके लिए ये जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को ये अधिकार दिया जाए कि वे निर्णय लें कि वे अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं, या उनकी जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उसका समाधान
बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है, तो इसको समझने में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी जितना स्थानीय लोग सक्षम होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे गांव की समस्या क्या है और इसका समाधान हम किन तरीकों से कम खर्चे में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से गांव के स्तर पर या शहरों के स्तर पर स्थानीय सरकार बनाना और उसको मजबूत करना, ये क्या कहलाता है? लोकल गवर्नमेंट। और इस लोकल गवर्नमेंट के मैकेनिज्म को, सिस्टम को ही हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के रूप में जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप समझ लें कि डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, जो व्यवहारिक रूप है, वो है शहरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था और ग्रामों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। अब ये भी स्पष्ट है कि गांव में जो शासन की व्यवस्था है उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, और शहरों में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उसे हम म्यूनिसिपैलिटी या नगर निगम, नगर पालिकाएं कहते हैं। तो ये नगर पालिका और ग्राम पंचायत, ये दो सिस्टम हैं जिसके जरिए इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्ति और संसाधन स्थानीय स्तर पर गांवों में और शहरों में बनी हुई लोगों की सरकार के साथ शेयर कर रही है। तो इसे हम कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के दो फॉर्म हैं, म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज और ग्राम पंचायत इन विलेज एरियाज। लेट मी अलो टू पुट बिफोर यू द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। अब यदि हम बात करते हैं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का, शासन के विकेंद्रीकरण का, पावर के विकेंद्रीकरण का भारत में जो वर्तमान स्वरूप हम म्यूनिसिपैलिटीज और ग्राम पंचायत के रूप में देख रहे हैं, इसकी वस्तुतः शुरुआत कब और कैसे हुई? तो ये जो मॉडर्न फॉर्म है, इसकी शुरुआत हम देखते हैं 1857 के रिवोल्ट के बाद। 1857 के पहले इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, उसने सेल्फ गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसको कोई महत्व नहीं दिया। 1857 में जब उनको बहुत हाई लेवल के रिबेल का सामना करना पड़ा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आई कि हमें स्थानीय स्तर पर लोगों को कुछ अधिकार देना होगा, उनको कहीं ना कहीं से कुछ सक्षम बनाना होगा, ताकि वे अपने नितांत जरूरी समाधान को हासिल कर सकें। और ऐसा करने से शायद उनको लोकल लोगों का, आम लोगों का थोड़ा विश्वास और भरोसा मिल जाएगा, जिसकी वजह से भविष्य में वे इस तरह के असंतोष का सामना नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये 1857 के रिवोल्ट का ही परिणाम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरफ सोचना शुरू किया कि इंडिया में हमें सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन वाली सरकार को मान्यता देनी होगी। तो इसमें सबसे पहला जो टाइम आता है वो है 1864, जब इंडिया के वाइसराय हैं लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस, अभी लॉर्ड लॉरेंस ने 1864 में सबसे पहले इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि जो सेल्फ गवर्नमेंट का अरेंजमेंट है उसे हम मान्यता देंगे या उसको हम नए सिरे से मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इस तरह का एक वक्तव्य जारी किया गया लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा 1864 में। तो यहाँ से आप पहला सीड रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पहला सीड रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेल्फ गवर्नमेंट का, सत्ता के विकेंद्रीकरण का भारत में, इंपेरियल इंडिया में 1864 में सबसे पहले लॉर्ड लॉरेंस ने लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया या उसे मान्यता देने की बात की। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पहल आया 1870 में, जब वाइसराय थे लॉर्ड
मेयो। लॉर्ड मेयो। अभी लॉर्ड मेयो ने ये कहा कि लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने और उनको डेवलप करने, मेंटेन करने, उनको स्ट्रेंथन करने, मजबूत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। स्टेट लेवल जो यूनिट है गवर्नमेंट का, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को, इंस्टीट्यूट्स को कॉन्स्टिट्यूट करे, मेंटेन करे और स्ट्रेंथन करे। तो ये दूसरी बात हो गई जो 1870 में हुई। और ये लॉर्ड मेयो का डिक्लेरेशन था कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल माना। यहां हम लॉर्ड मेयो के बारे में आपसे एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि 1876 में अंडमान में छुरा मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी और मारने वाला व्यक्ति था शेर अली। ये अंडमान, जैसा कि आपको पता है, उनका काले पानी की सजा वाले कैदियों को रखने का एक बड़ा शेल्टर हुआ करता था। तो यहां शेर अली नाम का भी एक सयाफ्ता सैनिक था। उसने लॉर्ड मेयो के ऊपर हमला किया था छुरे से और उसमें सडन उनकी डेथ हो गई थी वहीं अंडमान में। तो ये लॉर्ड मेयो जिनकी हत्या हुई थी अंडमान में, इन्होंने ही सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट का प्रयास किया था और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने रिस्पॉन्सिबल घोषित किया था। लॉर्ड मेयो के बारे में एक बात और आप जानिए, आप अक्सर नाम सुनते होंगे मेयो कॉलेज। ये मेयो कॉलेज इंदौर में है। ये आज भी इंडिया का बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना जाता है। इसकी स्थापना भी उन्होंने 1872 में की थी और ख़ास करके उस समय ये देसी राजाओं, जो प्रिंसेस थे, उनके जो राजकुमार थे, उनके अध्ययन के लिए ये कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था। लॉर्ड मेयो ही थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी कि सिर्फ पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करने से बात नहीं बनेगी, हमें सोर्सेज को, रिसोर्स को, मनी को भी ट्रांसफर करने का एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। तो फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात सबसे पहले किया था किसने? लॉर्ड मेयो ने। और लॉर्ड मेयो के समय में ही एग्रीकल्चर, क्या कहा? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था। और जब आप इतना जान लिए तो एक बात और आप जानिए कि लॉर्ड मेयो के टाइम में ही फैक्ट्री एक्ट, क्या कहा? फैक्ट्री एक्ट 1872 में आया। और आप ये मेजर इंफॉर्मेशन से इनको और जोड़ सकते हो, वो है कि 1872 में ही इंडिया में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेंसस, प्रायोगिक जनगणना हुई थी। ऑफिशियल सेंसस पहली बार होगा 82 में, लेकिन एक्सपेरिमेंटल लेवल पर पहली जनगणना भारत में हुई थी 1872 में। और इसको भी पूरा करने का मौका तो उनको नहीं मिला था, लेकिन शुरुआत हो गया था मेयो के टाइम में। तो मेयो को इन सब चीजों से जोड़ते हुए हाईलाइट करता हूं ये कि मेयो ही वो फर्स्ट व्यक्ति था, मतलब वाइसराय ऑफ इंडिया था, जिसने 1870 में रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया था स्टेट गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन विलेजेज और अर्बन एरियाज। और इन्होंने साथ में ये भी कहा था कि फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की भी अरेंजमेंट होनी चाहिए, ताकि केंद्र और राज्य के द्वारा उचित संसाधन और धन लोकल गवर्नमेंट को दिया जा सके, ताकि वो अपने दायित्व का निर्वहन कर सके, या जिस उद्देश्य से उनको बनाया गया है उन उद्देश्यों की प्राप्ति में वो सफल हो सके। इसके लिए उनको पर्याप्त वित्तीय मदद भी मिलनी चाहिए और इसके लिए फिनेंशियल
डिसेंट्रलाइजेशन का मैकेनिज्म इंडिया में डेवलप होना चाहिए। तो इन सब चीजों के बाद अब मैं आगे आता हूं और एक तीसरा नाम आपके सामने रखता हूं। वो तीसरा नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन को आप पहले से भी शायद जानते हैं कि ये काफी लिबरल मॉडरेट वाइसराय माने जाते हैं। और लॉर्ड रिपन को ही वास्तव में फाउंडर या फादर फिगर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है लोकल गवर्नमेंट का, क्योंकि यहां व्यवहारिक बात होगी, यहां फिजिकल स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। लॉर्ड मेयो ने और लॉर्ड लॉरेंस ने बात की है, संकल्प लिया है, डिक्लेरेशन आया है, रिजोल्यूशन आया है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक रिजोल्यूशन लाया और उस रिजोल्यूशन के जरिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक तालुका लेवल पर स्थानीय सरकार की संस्थाएं, लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने के ठोस प्रयास किए, जिसकी वजह से लॉर्ड रिपन को फाउंडर ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और उनके 1882 वाले इस रिजोल्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि मैं आगे बात करूं तो लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ छोटी सूचनाएं और भी आपके पास होनी चाहिए कि ये लॉर्ड रिपन ही थे जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो 1876 में लॉर्ड लीटन के द्वारा इंपोज किया गया था, उसको इन्होंने रिपेल किया। मतलब भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो लॉर्ड रिपन के साथ इस इंफॉर्मेशन को भी आप कंटेन करिए। लॉर्ड रिपन के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना और आपको देना चाहूंगा कि ये लॉर्ड रिपन ही था जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रिपेल किया था, हटाया था, समाप्त किया था। आपको पता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसके द्वारा भारतीय समाचार पत्रों का एक तरह से एकदम गला घोट दिया गया था, तो ये प्रेस की आजादी को पूर्णतः समाप्त कर देने का प्रयास लॉर्ड लीटन के द्वारा हुआ था। इस कानून को रिपील करने का, हटाने का काम किया था लॉर्ड रिपन। इसलिए लॉर्ड रिपन को हम भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, हालांकि मेटकाफ का भी नाम आता है इसमें, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो लॉर्ड रिपन ही वो व्यक्ति था जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था। और ये लॉर्ड रिपन ही थे जिन्होंने एजुकेशन के प्रोलिफरेशन के लिए, शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हंटर कमीशन इस्टेब्लिश किए थे। तो ये है लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ इंडियन लोकल सिस्टम के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इनका जो रिजोल्यूशन था 1882 का, उसमें यह कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर लोकल गवर्नमेंट का मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा और उसके लिए ठोस प्रयास किए गए। इसकी वजह से उसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि लॉर्ड कर्जन को आप जानते होंगे, और ये 1899 से 1905 तक वाइसराय ऑफ इंडिया है। और ये रिपन के बिल्कुल अपोजिट है। ये एक मोर क्रूअल इंपीरियल टेम्परामेंट के साथ इंडिया को गवर्न किया। और इसने कोलकाता कारपोरेशन एक्ट, कोलकाता
कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में पास किया। और इस कॉरपोरेशन एक्ट के जरिए अब तक लोकल गवर्नमेंट के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी या जो सफलताएं हासिल हुई थी उसको इसने समाप्त कर दिया। इसको दो ऐसे केंद्र भारत में नजर आ रहे थे जहां से भारतीय राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा था या ब्रिटिश सल्तनत के लिए बड़े खतरे विकसित हो रहे थे। ऐसे दो सेंटर के रूप में इसने आइडेंटिफाई किया, एक म्यूनिसिपैलिटीज को और दूसरा यूनिवर्सिटीज को। और आपको पता है कि इसने यूनिवर्सिटी एक्ट भी लाया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। तो कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट के जरिए लॉर्ड कर्जन ने कॉरपोरेशन में दो तरह के व्यक्ति होते थे उस समय, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल और गवर्नर, और इलेक्टेड बाय टैक्स पेयर इंडियंस। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर थे इसकी संख्या इसने काफी कम कर दी, और गवर्नमेंट द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर थे उनकी संख्या इसने बढ़ा दी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि कोलकाता कॉरपोरेशन में 72 मेंबर्स थे, जिसमें 48 इलेक्टेड होते थे और 24 नॉमिनेटेड होते थे। 24 नॉमिनेटेड होते थे। इसने नॉमिनेटेड सरकार के द्वारा चयन किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ा दी, जिसकी वजह से वहां भारतीयों द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या अल्पमत में आ गई। और अब वहां म्यूनिसिपैलिटीज में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में और तालुका बोर्ड में जो डिसीजन होगा उसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात मानी जाएगी, न कि इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स की, क्योंकि इनकी संख्या कम कर दी और नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या उसने बढ़ा दी। ये कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट के बारे में आपको मैंने बताया। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट 1876 में ही आ चुका था। कर्जन ने उसमें अमेंडमेंट किया है 1899 में, और 1876 में ही मैंने जो कहा 72 मेंबर म्यूनिसिपैलिटी इस्टेब्लिश हुआ था। और ध्यान देने वाली बात है कि सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, वाज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जो थे 1876 में कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट के जरिए कोलकाता कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश होता है। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे देश बंधु चित्तरंजन दास। देश बंधु चित्तरंजन दास वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कोलकाता कॉरपोरेशन, while नेताजी सुभाष चंद्र बोस was the first chief executive officer, सीओ, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कोलकाता कॉरपोरेशन के पहले प्रमुख कार्यकारी अधिकारी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और प्रथम अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। तो इस तरह से कोलकाता कॉरपोरेशन की शुरुआत हो गई थी 1876 में, और इसमें आपने देखा कि 72 मेंबर्स हैं, 48 टैक्स पेयर इंडियन के द्वारा इलेक्टेड हैं, मतलब वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार उनको था जो सरकार को टैक्स देते हैं। तो फिर भी इंडियन मेंबर्स की संख्या ज्यादा थी, 48, और गवर्नमेंट के द्वारा जो नॉमिनेटेड थे वो 24 थे।
तो यहां स्थिति भारतीयों के पक्ष में थी, स्थानीय लोगों के पक्ष में थी, सरकार के पक्ष में नहीं थी। इसको उलट दिया लॉर्ड कर्जन ने 1899 के कॉरपोरेशन एक्ट से, और यही उन्होंने किया यूनिवर्सिटीज के साथ। यूनिवर्सिटीज एक्ट लाया 1904 में, और उस यूनिवर्सिटी एक्ट के जरिए भी उसने विश्वविद्यालयों के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर सरकार का नियंत्रण बहुत सख्त कर दिया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का मानना था कि भारतीय राष्ट्रवाद की जो प्रगति हो रही है उसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। भारतीयों का राजनीतिकरण हो रहा है, वो राजनीति सीख रहे हैं, वो अंग्रेजों की बराबरी करना चाह रहे हैं या उनसे संघर्ष के लिए शक्ति अर्जित कर रहे हैं अपने म्यूनिसिपैलिटीज के जरिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और तालुका बोर्ड के जरिए। तो इसने वहाँ पर भारतीयों का जो मोनोपोली था उसको खत्म कर दिया, नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी और इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स की संख्या घटा दी। और दूसरा, वो मान रहा था कि विश्वविद्यालयों से नौजवानों के अंदर राष्ट्रवादी संदेश जा रहा है, क्रांतिकारी संदेश जा रहा है, और वो एक बड़ा सेंटर प्लेटफॉर्म बन गया है उनको एकत्रित करने का। तो उसने यूनिवर्सिटीज को भी और कॉरपोरेशन को, दोनों को लगभग समाप्त कर दिया। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 और यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। और इनकी तीसरी बड़ी वारदात तो आप जानते हैं, बंगाल का विभाजन। जो लैंग्वेज के आधार पर होना था उसको उसने रिलीजन, धर्म के आधार पर करना चाहा, और जिसको लेकर कांग्रेस का टेम्परामेंट ही बदल गया और भारत में एक नए तरह के राष्ट्रवाद की उदय होगी। तो ये लॉर्ड कर्जन अन्य कारणों से भी समीचीन है और बार बार हम लोग के विषय वस्तु बनते रहते हैं, तो आज फिर इन कारणों से इनको हमने याद किया। मेजर कॉज था कॉरपोरेशन एक्ट कोलकाता। जो कॉरपोरेशन एक्ट कोलकाता 1876 में पास हुआ था उसको अमेंड किया लॉर्ड कर्जन ने, और उसने अमेंडमेंट के जरिए वहां पर सरकारी वर्चस्व, सरकारी एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो इस तरह से लॉर्ड कर्जन के बाद यदि हम लोकल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट को, प्रगति को आपके सामने अगले पड़ाव पर ले जाऊं तो मुझे दिखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के रूप में भी जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के जरिए भारत में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वहां डायरकी सिस्टम लाया गया था। मतलब प्रांतीय सरकार के जो विषय थे उसको दो भागों में बांट दिया गया था, और इसे ही डायरकी सिस्टम कहा गया था। इस डायरकी सिस्टम में लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था, जो जनरली इंडियन मेंबर्स को दिया जाने वाला डिपार्टमेंट था। तो 1919 में आपने देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, उसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के रूप में पहली बार इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूप में लिस्टेड किया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन इससे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप यह जाने कि 1935 में जो भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, उसमें इसको स्टेट लिस्ट का विषय माना गया। और जब 1946 से 49 के बीच में हमारी संविधान सभा ने जब देश के कानूनों का पुनर्विलोकन किया और नए सिरे से संविधान का निर्माण किया, तो उन्होंने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल गवर्नमेंट को, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को स्टेट लिस्ट में रखा। और आज वर्तमान में 12वीं अनुसूची में विस्तृत रूप से वर्णित यह विषय स्टेट सूची का ही विषय है। तो दोस्तों, यह सूचना हुई आपको भारत में लोकल गवर्नमेंट के शुरुआत की। अब आइए मैं आपको सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन की ओर लिए चलता हूं, और वो ये है कि जब संविधान सभा
भारत के संविधान बना रही थी, तो वहां इस मुद्दे पर बहुत ही व्यापक बहस हुए कि ग्राम स्वराज जो गांधी जी का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े ध्वजवाहक का सपना रहा है, उसको हम कैसे मूर्त रूप दें। तो मैं विषयांतर होने से बचना चाहता हूं, इसलिए बड़े संक्षिप्त में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था उसको संविधान सभा ने उतना महत्व नहीं दिया जितना महत्व का वो विषय वस्तु हकदार था। और इसके कारण थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जिनकी मुख्य चिंता समाज के मार्जिनलाइज क्लास एससी एसटी को लेकर थी, उनका यह मानना था कि आजाद भारत में यदि हम लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज में कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम स्टेब्लिश करते हैं तो इससे जो सोशल रिफॉर्म का मेरा सपना है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि तथाकथित गांव में सो कॉल्ड जो ऊंची जातियां हैं, दबंग जातियां हैं, अगड़ी जातियां हैं, वो इन इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लेंगे, उनका अधिकार हो जाएगा और फिर एक नए सिरे से उनको अपना प्रभाव स्थापित करने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान सभा ने ग्राम स्वराज को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत महत्व नहीं दिया और इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 के अंदर रखा, जिसका मतलब यह होता है कि सरकार उसको लागू करे या न करे, कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता कि आपको ये करना ही है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में आर्टिकल 240 में लोकल गवर्नमेंट को मेंशन किया गया भारतीय संविधान सभा के द्वारा, जिसका मतलब यह था कि लोकल गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करने और न करने का पूरा अख्तियार राज्य सरकारों का था। उनकी इच्छा है तो करें, न इच्छा है तो नहीं करें। जबकि हम आजादी की लड़ाई की ओर नजर डालते हैं तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि पूरी लड़ाई की केंद्र बिंदु में ग्राम स्वराज था और गांधी जी का यही सपना था कि हम हर गांव को समृद्ध कर देंगे। हर गांव जब समृद्ध हो जाएगा तो भारत समृद्ध हो जाएगा। और गांवों को स्वावलंबी बनाने की उनकी पूरी जो मैकेनिज्म थी वह इस स्थानीय स्वशासन सिस्टम से आता था। लेकिन गांधी जी के इस प्रारूप को, ग्राम स्वराज के प्रारूप को अंबेडकर पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अंबेडकर जी का साफ मानना था कि यदि हम गांवों में अब भी 1947, 50, 60 के भारत में पंचायत के रूप में सरकार बनाते हैं, तो चूंकि उस समय निचली जातियों में या मध्यवर्ती जातियों में राजनीतिक चेतना आज की तरह नहीं थी, वो डेमोक्रेसी में अपने वोट के मूल्य को पहचानने की सामर्थ्य नहीं रखते थे उस समय। और ऐसा माना जाता था, यह अंबेडकर साहब का मानना था कि ये जो ग्राम पंचायत के नाम पर हम स्थानीय स्तर पर जो सरकार बनाएंगे, उन सरकार में प्रमुख पदों पर तथाकथित अगड़ी और दबंग जातियां जो गांव में हैं वो हावी हो जाएंगी, जिसके खिलाफ उनकी पूरी लड़ाई थी कि हमें सामंतवाद को मिटाना है। और उनको लगा कि एक तरह से यह नव सामंतवाद को न्योता देना होगा। इसलिए अंबेडकर किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि ग्राम स्वराज, स्थानीय सरकार की व्यवस्था संवैधानिक रूप से सुचारू ढंग से आजाद भारत में शुरू किया जाए। और चूंकि संविधान सभा में उनकी भूमिका बड़ी प्रभावी थी और गांधी जी का जो सिद्धांत था वो बहुत व्यापक तो था और बहुत लंबे समय तक वह भारतीय जन भावना को ओतप्रोत भी करता रहा था, लेकिन गांधी जी संविधान सभा में नहीं थे।
तो अंबेडकर जी पर ऐसा कोई दबाव बनाने वाला व्यक्ति नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भरसक प्रयास किया था ग्राम स्वराज को उचित स्थान दिलाने का, और उसी की वजह से सर्वमान्य निर्णय यह हुआ कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत आर्टिकल 4 में रखा जाए। तो दोस्तों यहां आपने यह समझा कि भारत में लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत कैसे हुई। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करने और इसको स्टेब्लिश करने में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। धीरे धीरे बात बढ़ी और वो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई कि लॉर्ड लॉरेंस ने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके एग्जिस्टेंस को मान्यता दी। उसके बाद लॉर्ड मेयो आए, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया। उसके बाद तीसरा दौर आया 1882 में, जब लॉर्ड रिपन ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर इंस्टीट्यूट्स डेवलप करने का काम किया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को हम इंडियन लोकल गवर्नमेंट के फादर फिगर, फाउंडर, पायोनियर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका जो रिजोल्यूशन था 1882 का, जिसके जरिए पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर लोकल गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूट्स क्रिएट किए गए थे, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो यहां तक तो बात प्रगति की हुई। फिर आपने देखा कि लॉर्ड कर्जन आए और उन्होंने कोलकाता कारपोरेशन एक्ट को अमेंड किया 1899 में, और इस अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने कारपोरेशन पर सरकार का नियंत्रण सख्त कर दिया। उन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर्स, सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी, और इंडियन टैक्स पेयर पीपल के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था, जिसके जरिए इंडियंस इलेक्टेड पीपल म्यूनिसिपैलिटी में आते थे, उनकी संख्या को कम कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट जो आया, उसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के रूप में, गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट के रूप में लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। और 1935 के एक्ट में इसको स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंपीरियल इंडिया में लोकल गवर्नमेंट का विकास किस तरह से हुआ, और ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है इंपीरियल इंडिया में, यही डेवलप होकर के आज हमारे बीच है मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड ग्राम पंचायत के रूप में। बीच में हमने देखा कि भारतीय संविधान सभा 1946 से 49 में यह डिसीजन लेती है कि ग्राम स्वराज को हमें बहुत महत्व नहीं देना है और इसको कंपलसरी अथॉरिटी सेंटर के रूप में स्टैब्लिश नहीं करना है, बल्कि अनमने ढंग से उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और इसको बहुत महत्व नहीं दिया गया। वो कारण मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं। तो दोस्तों आज इतना ही। अगले कड़ी में मैं आपको ये बताऊंगा कि आजाद भारत के बाद लोकल गवर्नमेंट में किस तरह के परिवर्तन आए और उस पर किस तरह के निर्णय आगे लिए गए और किस तरह से उसका वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ है। दैट्स ऑल। थैंक यू।